हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। देखो, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। एकदम निकटतम पड़ोसी देश तो नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी देश तो है ही, है ना? क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान को भी गिना जाता है और साथ ही जो अफगानिस्तान है, यह सार्क संगठन के अंतर्गत भी शामिल है। सार्क संगठन दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय संगठन के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं, वो लंबे समय से कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन वर्ष 2021 में जब अगस्त माह में वहां पर तालिबान ने अपनी सत्ता काबिज की, उसके बाद से जब वहां के माहौल में एक तनाव की स्थिति देखी गई, तो फिर जाकर करके जो भारत और अफगानिस्तान का संबंध है, उसमें एक लचर स्थिति देखने को मिली, है ना? क्योंकि भारत हमेशा से अपेक्षा करता रहा है कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था, लोकतांत्रिक सरकार कायम रहे, ताकि हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर दोस्ताना रिश्ता कंटिन्यू रखें और उसके माध्यम से हम अपनी विदेश नीति को और बेहतर बनाते हुए हम उस क्षेत्र में जो बाकी देश हैं, जैसे कि ईरान है, जैसे कि मध्य एशियाई देश हैं, उनके साथ भी हम बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं, है ना? तो ये सारी जो गतिविधियां रही हैं, इन गतिविधियों पर एक रोक लगी। कब से? तो वर्ष 2021 में जब यहाँ से यानी अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो जाती है और तालिबान लंबे अरसे के बाद वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। आज की चर्चा में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि यूरोपीय देश नॉर्वे के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के जो राजदूत हैं, इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, राजदूत तो नहीं कहेंगे बल्कि प्रतिनिधि कहेंगे, इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वे नॉर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं इस सम्मेलन में और साथ ही तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाया जाता है। इस सम्मेलन का नाम ही रखा गया ओस्लो शांति वार्ता, है ना? तो इस ओस्लो शांति वार्ता का जो मकसद है, मकसद दरअसल ये है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल देखा गया है, उस तनावपूर्ण माहौल को समाप्त किया जाए और उसके लिए जो भी हितधारक देश हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सहायता ली जाए। इसीलिए पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया इस वार्ता के अंतर्गत, है ना? आइए इसी को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और तालिबान के बीच का जो रिश्ता है, ये किस तरीके से वर्तमान में चल रहा है और जो अन्य आयाम हैं इस चर्चा के, उस पर भी बातचीत करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाला है। इसमें लिखा हुआ है, इन अ फर्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशल इनवॉइस पार्टिसिपेट इन वेस्टर्न टॉक्स विथ तालिबान इन नॉर्वे। इन अ फर्स्ट, चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी यूरोपीय देश में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, तालिबान से वार्ता करने के लिए बुलाया गया था, है ना? तो इसी कारण से यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को दे दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच 2024 की शुरुआत 19 जून से होने वाली है। यदि आप अभी तक इसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बाट जो रहे हैं, तो बाट मत जोइए। आप यदि इंतजार करेंगे तो कोई और इसका लाभ उठा लेगा, है ना? तो वेट नहीं करना है। यदि आपको अच्छे काम के लिए पहल करनी है, तो कहा जाता है शुभः से शीघ्रम, है ना? अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और आप ये जो काम करने वाले हैं, यानी कि यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो फिर अपने करियर के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लेने वाले हैं, उठाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर इस P2I कोर्स के माध्यम से आपको एक बेहतर मंच, बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसके आधार पर
आप अपनी सिविल सेवा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और निखार सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप चाहें तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इसके आधार पर आप 29,999 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है तो फिर इसी चर्चा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में जो लिंक है वो दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा। देन फिर आप एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही स्पेशल बैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। तभी हम लोग बारंबार आप सभी को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आप हिंदी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं। आपके अलावा यदि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंग्लिश माध्यम में तैयारी कर रहा है या फिर उसका मीडियम इंग्लिश है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वह तैयारी कर रहा है, फिर भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम वाले P2I बैच में, है ना। और इन तीनों बैचेस की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, इन तीनों बैचेस में जो पहला बैच है P2I हिंदी का, उसमें 19 जून से शुरुआत हो रही है और इंग्लिश मीडियम में भी पहले बैच की शुरुआत हो रही है 19 जून से और इंग्लिश माध्यम में दूसरे बैच की शुरुआत हो रही है 19 जून से, है ना। तो यानी 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं 19 जून से। इसमें जिस भी बैच में आप कंफर्ट फील करते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? यदि हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है 29,999 रुपये में। यह कोर्स अवेलेबल, इसमें कई सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवाई जा रही हैं। लगातार हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, अगला जो पक्ष है अब इस चर्चा का, उस पर हम लोग गौर करें। सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि अफगानिस्तान की जो सीमा है वह भारत से हल्की सी लगती है, लेकिन लगती है ना। कुछ ऐसे भी मानचित्र आप देखते होंगे जिसमें अफगानिस्तान को भारत से स्पर्श करता हुआ, भारत की सिरे से स्पर्श करता हुआ नहीं दिखाया जाता है, वो गलत है। ये ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की सीमा छोटी सी सीमा भारत से टच करती है, भारत के ऊपरी सिरे से टच करती है। क्लियर? अच्छा, नॉर्वे में देखो भारत और पाकिस्तान के विशेष दूतों से मुलाकात हुई, किनकी? तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी। और अफगानिस्तान के शासन द्वारा लंबे समय से मान्यता देने की मांग की जा रही है। किसको मान्यता देने की मांग की जा रही है? इस सरकार को, है ना। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को मान्यता देने की बात की जा रही है, मान्यता मिले, क्योंकि भारत ने खुद इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेजिटिमेट नहीं किया, वैध नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि भारत मानता है कि जो तालिबान है वह एक उग्रवादी संगठन है और यह अपना रवैया चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। हालांकि तालिबान ने जब सत्ता हासिल की थी, सत्ता पर कब्जा किया था, तो फिर उस दौरान तालिबान ने यह वचन दिया था कि हम नए सिरे से अच्छे तरीके से अफगानिस्तान में शासन व्यवस्था को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही जो यहाँ की जनता है इनके साथ हम किसी भी स्तर पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भी हम इनके अगेंस्ट में हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। ये वचन दिया गया था, कहा था उसने। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद से लेकर करके अभी तक न जाने कितनी हिंसक गतिविधियां वहां पर हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान में जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं इनको जहर देने की घटना जैसी जो स्थिति है वो देखी गई थी। इस पर मैंने एक चर्चा भी की थी, है ना। तो ये जो एक विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति के मद्देनजर निश्चित तौर पर भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कैसे वैध करार दे सकता है। और यहां तक कि जो अफगानी लोग नॉर्वे में रह रहे हैं और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उन लोगों ने भी ये कहा है कि क्या नॉर्वे इस मंच के माध्यम से, ओस्लो शांति वार्ता के माध्यम से यह दर्शाना चाहता है कि जो अफगानिस्तान में वर्तमान में सरकार कायम है, जो सत्ता तालिबान के द्वारा चलाई जा रही है, क्या ये वैध है? क्या आप इसको वैधता प्रदान कर रहे हैं? तो इस प्रश्न के जवाब में नॉर्वे ने यह उत्तर दिया है कि नहीं, हम इस बात को लेकर करके क्लियर कर दें कि हम इसे वैधता नहीं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर वस्तु स्थितियां हैं उन वस्तु स्थितियों को मद्देनजर
रखते हुए यह जरूरी है बाकी देशों के लिए कि वे इस पर कोई ठोस निर्णय लें। तालिबान के साथ हम एक आइसोलेशन की स्थिति बनाए रखें, एक पृथक्करण की नीति बनाए रखें, उसे हम हमेशा अलग थलग रखें, तो क्या इससे तालिबान में जो वस्तु स्थिति है इसे सुधार हो सकता है? क्या हम चाहते हैं कि सुधार हो? और यदि हम सुधार होना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो फिर हमें व्यवहारिक तौर पर तालिबान के साथ मिलकर करके काम करना पड़ेगा, है ना? केवल यह कह देना और यह कर करके पल्ला झाड़ लेना कि नहीं, तालिबान से हम बातचीत नहीं करेंगे, तालिबान से हम कोई संपर्क नहीं स्थापित करेंगे, तो क्या इससे वहां के जनता को कोई लाभ मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है। इससे तो और तालिबान को सही मिलेगा, उसको समर्थन ही मिलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं करने वाला है, जैसा मन वैसा हम काम कर सकते हैं। बताओ, है कि नहीं? तो इसी कारण से यहां पर यह तर्क दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि जो बाकी हितधारक हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वह भारत हो, ये सभी मिलकर करके एक ठोस नतीजे पर पहुंचे, और इसीलिए इस वार्ता का आयोजन किया गया है ना? देखो, ध्यान रखना कि अभी जो यह वार्ता आयोजित की गई है, इसमें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के भी प्रतिनिधि शामिल हुए, है ना? वार्ता में शामिल, है ना? देखो, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक संप्रभु देश है, और संप्रभुता के नाते, अपने संप्रभु देश होने के नाते, भारत किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में आना नहीं चाहता, आ नहीं सकता, है ना? तो यह भी तय है कि नॉर्वे यह दबाव नहीं दे सकता भारत पर कि आप तालिबान के साथ में कोई विशेष समझौता कर लीजिए जो भारत के अहित में हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो भारत कर ही नहीं सकता। लेकिन इस वार्ता के माध्यम से यह एक इंडिकेशन दिया गया है, एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि भारत को व्यवहारिक तौर पर तालिबान के साथ संपर्क करना चाहिए, है ना? व्यवहारिक तौर पर संपर्क करना चाहिए, प्रैग्मेटिक रवैया अपनाना चाहिए, है ना? हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसके साथ कोई कोऑपरेशन करें, कोई सहयोग करें, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, चूंकि भारत खुद अफगानिस्तान का एक हितैषी देश रहा है, एक वेल विशर देश रहा है ना? मैंने शुरू में ही बताया कि दोस्ताना रिश्ता कायम हमेशा रखना चाहता है भारत, और इसके पीछे की भू राजनीतिक वजहें भी हैं, है ना? मैंने बताया कि दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान की भूमिका है, साथ ही ईरान के साथ संपर्क को बेहतर बनाने में, मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क को बेहतर बनाने में अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इधर भारत के जस्ट पड़ोस में पाकिस्तान है ना? तो यहां पर अफगानिस्तान एक दोस्त होने के नाते पाकिस्तान में यदि किसी भी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि होती थी तो फिर अफगानिस्तान का एक सपोर्ट मिलता था भारत को। लेकिन जब अफगानिस्तान में खुद यदि आतंकी सरकार रहेगी, उग्रपंथी सरकार रहेगी, उग्रपंथी सत्ता रहेगी, तो फिर भारत को किस सीमा तक सहायता मिल सकती है? ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा विभिन्न स्तरों पर पहले से भी सहायता की जाती रही है। 2021 के पहले से भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड काम किए गए, अवसंरचना आधारित काम किए गए थे भारत के द्वारा, जिसमें से संसद भवन का निर्माण करवाया गया था भारत के द्वारा, जेरांस देलाराम राजमार्ग का निर्माण भारत के द्वारा करवाया गया था, है ना? कुछ दिनों पहले वर्ष 2021-22 में इनफैक्ट 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन भारत द्वारा करवाया गया 2022 में, और 2023 में इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में लगभग 20,000 मीट्रिक टन गेहूं का
अब गेहूं का वितरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भारत के द्वारा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान की सत्ता होने के बावजूद भी भारत वहां पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा है। बेशक भारत तालिबान की सत्ता को वैध नहीं करार दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर जो जनता भूखों मरने को मजबूर हो रही है, उन्हें आंतरिक स्तर पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो एक गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन गई है, एक संघर्ष जैसी स्थिति बन गई है, अफगानिस्तान के जो रिबेलियंस है, जो विद्रोही हैं और जो तालिबान है, इनके बीच में, इसके बीच जो आम जनता है, वो आम जनता जो पीस रही है, इसको सहायता देने के लिए भारत सरकार तत्पर है ना। साथ ही भारत सरकार के द्वारा एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है ना, ध्यान रखिएगा, टेक्निकल टीम का गठन यानी तकनीकी टीम का गठन, ताकि वह वहां की इस स्थिति को भांपते हुए और जो भी उपयुक्त उपाय है, जो भी उपयुक्त कदम है, वो उठा सकती है ना। गेहूं का वितरण, बात समझ में आ रही है ना। चिकित्सा उपकरण का वितरण, है ना। ये सभी कार्रवाइयां भारत के द्वारा की गई। जून 2022 से ही भारत द्वारा अपना मिशन फिर से शुरू कर दिया गया था, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर करके क्या है। इसके अलावा अफगानिस्तान शासन का देखो कई देशों से संपर्क भी है ना। मैंने जो एक पक्ष आपको कहा कि भू राजनीतिक स्थिति को भी देखनी पड़ती है, तो जहां एक तरफ मध्य एशिया और ईरान के साथ भारत अपना संपर्क बनाए रखना चाहता है, किसके माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ चूंकि अफगानिस्तान रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, बात समझ आ रही है ना, इन सभी के साथ अपना संपर्क बेहतर करने की कोशिश में है। चीन के साथ, अब देखो, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ संपर्क बेहतर करने की कोशिश में, तो क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर है? भारत के लिए बुरी खबर है ना। क्योंकि तालिबान यदि इन दोनों के साथ में बेहतर संबंध साबित करता है, तो फिर भारत अलग थलग पड़ सकता है इस पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि चीन और तालिबान के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है, लगभग 25 वर्षों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। और इसके अलावा चीन अफगानिस्तान को BRI में शामिल करने की भी बात कर रहा है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें भारत शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, भारत BRI में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है शामिल? क्योंकि जो BRI है, ये उस पार्टिकुलर क्षेत्र से गुजरता है जिस पर भारत अपना हक जताता है ना। और वह जो पार्टिकुलर क्षेत्र है, वह विवादित है बना हुआ, ठीक है। तो इसी कारणवश जो चीन और अफगानिस्तान के बीच, यहां पर तालिबान के बीच की नजदीकी दिख रही है, उस नजदीकी के कारण भारत को सोचना पड़ जाएगा, है ना। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि तालिबान के स्तर पर भी कुछ गतिविधियां अपनाई गई हैं। यहां पर भी भारत को ध्यान से समझना है। तालिबान चाहता है कि भारत रुके हुए अवसंरचना कार्यों को फिर से शुरू करे, है ना। पहले से ही वो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो शामिल था ही, तो जो भी रुके हुए अवसंरचना कार्य हैं, उसकी शुरुआत करे। बीच में जब
तालिबान ने सत्ता काबिज कर ली थी, तो जितना जो प्रोजेक्ट जहां था वो उसको वहीं पर बंद कर करके छोड़ दिया गया था। तो तालिबान चाहता है कि नहीं सर, आप प्लीज फिर से शुरू कीजिए, हम इसमें कोई इंटरप्शन नहीं लाएंगे, कोई इसमें हम गतिरोध अवरोध नहीं पैदा करेंगे, है ना। दूसरी तरफ तालिबान अपना राजदूत दिल्ली में स्थापित करना चाहता है ना, ताकि हमारा राजदूत यदि दिल्ली में रहेगा तो फिर हम एक दूसरे के बीच जो सामंजस्य है उसको और बेहतर कर सकते हैं। अभी समझ रहे हो ना कि भाई ये सारी बातें क्या दर्शाती है? दर्शाती हैं कि भारत यदि ऐसा करता है तो फिर क्या यह वैधता प्रदान करता है तालिबान को? यदि भारत ऐसा करेगा तो एक न एक तो मन में प्रश्न उठेगा ना कि अरे भाई, ये तो तालिबान के राजदूत को ये बुला भी रहा है, वैदेशिक संबंध स्थापित कर रहा है, तो क्या ये वैधता प्रदान कर रहा है? क्या तालिबान सही में वहां का शासन का हकदार है कि नहीं? तो इन्हीं मामलों पर अभी एक कशमकश की स्थिति बनी हुई है ना। भारत को यहाँ पर व्यवहारिक स्तर पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता जान पड़ती है कि ऐसे माहौल में जब एक तरफ अफगानिस्तान को बाकी देशों के द्वारा भी एक सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत इस मामले में क्या अपना फैसला लेता है। भारत जो अफगानिस्तान है, देखो मैंने पहले भी बताया कि यह सार्क का सदस्य है और सार्क में पाकिस्तान भी है ना, भारत भी है। और सार्क में जो एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पर यह सार्क है, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन जो है, ये अभी उतनी प्रभावी भूमिका में काम नहीं कर पा रही है ना। तो ऐसे में अब भारत को विचार करना होगा कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान में स्थिति है, इसके मद्देनजर वह किस सीमा तक आगे बढ़े, किस सीमा तक है, फुल फ्लेज्ड वे में तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं, ताकि भारत अपने विदेशिक नीतिगत हित भी साध सके और साथ ही जो अफगानिस्तान में जो जनता रह रही है, उनको जो चिंताएं हैं, उनको जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, उसको दूर किया जाए। क्योंकि अफगानिस्तान में वर्तमान में भी वही स्थिति बरकरार है। मैंने आपको पहले ही कहा, कई लोग तो ऐसे हैं जो अमेरिका और यूरोप के देशों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, भारत भी आ रहे हैं, है ना। तो ये सब एक जो मामला है यहां पर निकल कर करके सामने आता है तालिबान के विशेष संदर्भ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।